हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रोशा ITI क्लास। इससे पहले के वीडियो में हम लोग पढ़े हैं पदार्थ क्या है, अणु क्या है, पदार्थ की अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस, प्लाज्मा। आज हम पढ़ेंगे पदार्थ का सबसे छोटा जो कण होता है जिसको हम परमाणु कहते हैं। तो आज उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है परमाणु। जैसे आप लोग बढ़ई को देखते होंगे, लकड़ी को आरी से काटते हुए, तो देखते होंगे कि छोटा छोटा कण निकलता है। तो उस कण को हम लोग देख पाते हैं, लेकिन उससे भी बहुत महीन कण होता है, तो वो अणु होता है जिसको हम लोग नहीं देख पाते हैं। और उससे भी बहुत छोटा कण होता है, वो होता है परमाणु। जैसे पानी होता है, पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O। तो H2O जो हो गया सो अणु हो गया, और उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है उसको परमाणु बोलते हैं। तो इस तरह से हर पदार्थ का बहुत छोटा कण होता है। तो पदार्थ जो है सो अणु और अणु से मिलकर बनता है, अणु जो है सो परमाणु से मिलकर बनता है, और परमाणु जो है सो उसमें उपस्थित मूलभूत कण जो है हमारे प्रकृति में, पृथ्वी पे, वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन तीनों से मिलकर परमाणु का निर्माण होता है। तो वही परमाणु के बारे में बताने जा रहे हैं। देखिए पहला पॉइंट इस तरह से क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों से मिलकर परमाणु बनते हैं, है ना। और परमाणु से मिलकर अणु बनते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर H2O बना, और अणु से मिलकर पदार्थ का निर्माण होता है, यानी H2O और H2O से मिलकर पानी का निर्माण होता है। तो पदार्थ के सबसे छोटी अवस्था जो होती है सो परमाणु होती है। पदार्थ का छोटा कण अणु हो गया, और उससे भी छोटा परमाणु हो गया। तो सबसे छोटी अवस्था परमाणु होती है। परमाणु पदार्थ का वह छोटा कण है जिसमें केवल मात्र पदार्थ के रासायनिक गुण विद्यमान होते हैं। परमाणु में पदार्थ का भौतिक गुण विद्यमान नहीं होता है। अणु में दोनों गुण विद्यमान होते हैं, परंतु परमाणु में भौतिक गुण विद्यमान नहीं होता है। परमाणु प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान नहीं रह सकता, लेकिन अणु जो है सो विद्यमान रह सकता है स्वतंत्र अवस्था में। प्रत्येक परमाणु में एक नाभिक होती है, न्यूक्लियस होती है। जैसे आप प्याज देख रहे हैं, प्याज के छिलके उतारते चलिए, निकालते चलिए, तो एक बीच में बहुत छोटा पतला बन जाता है ना। तो ऐसा ही एक परमाणु को अगर निकाला जाए, जैसे कार्बन एक ले लेते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं। आप लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में 12th क्लास में या 10th में भी थोड़ा बहुत है, ठीक है ना। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखे होंगे ऑक्सीजन का कितना होता है, परमाणु संख्या 8, और उसका एटॉमिक वेट भार जो होता है सो उसका दुगुना हो जाता है, यानी ऑक्सीजन का क्या हो जाता है 16। कार्बन का कितना होता है परमाणु संख्या 6, वेट कितना हो जाएगा 12। उसका कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो अब वाव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग 1s2 2s2 और 2p4 होता है। और कार्बन का 1s2 2s2 2p2 होता है। जो 10th क्लास के बच्चे होंगे इसको सिर्फ याद कर लीजिए, और एटॉमिक स्ट्रक्चर यूट्यूब पे सर्च करके उसका लेक्चर ज़रूर देख लीजिए। थोड़ा बहुत अगर समझ में आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो हम आगे कोशिश करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, इस तरह का 2-3 लेक्चर पीरियोडिक टेबल पे थोड़ा सा ज़रूरी है केमिस्ट्री का, तो वो कोशिश करेंगे कि अलग प्लेलिस्ट में हम अपलोड करने का, ठीक है ना। तो चलिए अभी पहले इस पे देखते हैं, ठीक। तो जैसे 1s2 2s2 2p4 है,
तो ये परमाणु की संरचना के बारे में बता रहे हैं। तो इसके अंदर जो होता है सो नाभिक होता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन विद्यमान रहते हैं। तो जिसमें जितना परमाणु संख्या जैसे 8 है ना, तो उतना ही इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है, उतना ही प्रोटॉन की संख्या होती है और उतना ही न्यूट्रॉन की संख्या होती है। तो यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या 8 होता है और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 8 ही होगा, है ना। 2 2 4 4 4 8। इसका क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन की संख्या 1s2। 1 का मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, 2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित है। 2 का मतलब सेकेंड ऑर्बिट होता है और ये 2 में कितना इलेक्ट्रॉन की संख्या है, 4 और 2 6। तो 1 2 3 4 5 6, है ना। इसमें देखते हैं 6c12 यानी परमाणु संख्या 6 यानी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी 6 होती है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितना है, 1s2 2। तो क्या हो गया, 2 1 और 2 2 हो गया, ठीक है। सेकेंड ऑर्बिट में 4। तो 1 2 3 4। इसलिए अभी से इस पे थोड़ा सा हम कन्विंस कर रहे हैं कि ये सीखने के लिए कि आगे हम लोग सेमीकंडक्टर में पढ़ेंगे तो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पढ़ना जरूरी है। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स यही तो है, आवेशों का प्रवाह, इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह। इलेक्ट्रॉन्स कौन सा इलेक्ट्रॉन्स प्रवाह होगा, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होगा। मुक्त कैसे होगा, ये इस सब चीज़ की जानकारी के लिए आपको थोड़ा सा डिटेल से इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है ना। वो अगर पढ़ लीजिएगा तो 12वीं कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित है वो सब की जानकारी अच्छे से हो जाएगी। क्या होता है कोवेलेंस बॉन्ड, ये सब अच्छे से जानकारी हो जाएगी। तो इसलिए थोड़ा सा हम कन्विंस कर रहे हैं। तो इसलिए केमिस्ट्री का कोशिश कीजिएगा कि आप लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग और एक पीरियोडिक टेबल ज़रूर पढ़ लें, ठीक है ना। अगर ये तीनों चैप्टर पढ़ लेते हैं तो आपको इलेक्ट्रीशियन बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है ना। अगर नहीं भी पढ़ पाते, जो थोड़ा सा वीक स्टूडेंट है, तो वो भी टेंशन ना ले, थोड़ा बहुत दिक्कत होगा और बहुत थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। हम इसको कन्विंस करते बताते चलेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट और भी पॉइंट देखते हैं। चलिए, परमाणु का जो खोज किए थे, परमाणु के नाभिक का खोज वो किए थे 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक। उनका पूरा नाम क्या है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ठीक है। परमाणु की त्रिज्या क्या होती है, 10 के पावर, परमाणु की त्रिज्या 10 के पावर -10 मीटर। परमाणु के नाभिक की त्रिज्या 10 के पावर -15 मीटर होती है। कैसे, तो ये देख लेते हैं। परमाणु के नाभिक की त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या कह रही है, तो नाभिक की त्रिज्या यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका क्या मान है, r बराबर 10 के पावर -15 मीटर। पूरा नहीं, यहाँ से यहाँ तक नहीं, यहाँ से यहाँ तक व्यास हो जाएगा। नाभिक की त्रिज्या अगर पूरा कहेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करना हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁻15 मीटर। परमाणु की त्रिज्या यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 10 के पावर -10 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी नहीं, ठीक है ना, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब कहेंगे कि परमाणु की त्रिज्या और परमाणु की नाभिक की त्रिज्या से कम होती जा रही है, इसकी 10 के पावर -15, इस पे 10 के पावर -10 है, जबकि ज़्यादा होना चाहिए। जी नहीं, ये क्या है, माइनस में है। अगर प्लस में रहता तो हम कह सकते थे, लेकिन ये माइनस में है, तो माइनस कहने का मतलब ये छोटा वैल्यू हो गया, ये बड़ा वैल्यू हो गया, इससे ये बड़ा वैल्यू हो जाता है, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया कि परमाणु की त्रिज्या, परमाणु के नाभिक की त्रिज्या, चूँकि ये याद रखने वाली चीज़ है, काफ़ी कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चन है इस बेस पे, ठीक है ना। तो याद रखना एकदम मस्ट है कि परमाणु की त्रिज्या क्या होती है, परमाणु के नाभिक की त्रिज्या क्या होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, ऑक्सीजन के परमाणु संख्या इसमें क्या है, 8 है,
परमाणु संख्या 8 है तो प्रोटॉन की संख्या भी क्या होगी, 8 होगी। न्यूट्रॉन की संख्या भी 8 होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 8 होगी। भार क्या हो जाता है, 16। तो कैसे होता है, तो इसमें प्रोटॉन मतलब प्रोटॉन की परमाणु संख्या 8 तो न्यूट्रॉन की संख्या भी 8 होगी, ठीक है ना। तो परमाणु भार बराबर क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का परमाणु भार बराबर P+N यानी 8 + 8 = 16। ठीक उसी तरह आप निकाल सकते हैं कार्बन का भी परमाणु भार, क्या हो जाएगा, 6 + 6 = 12, ठीक है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ये जो तीनों कण हैं ये हमारे प्रकृति के सबसे मूल कण माने जाते हैं, सबसे मूल कण माने जाते हैं। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन जो है परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं, उसी से मिलकर नाभिक का निर्माण होता है। और यह केंद्रीय सघन भाग होता है, परमाणु के केंद्रीय सघन भाग होता है। परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होती है उन दोनों के बीच की दूरी 2 से 3 फर्मी मीटर होती है। पर नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्याएं बराबर होती हैं, ठीक है। तभी तो प्रोटॉन की संख्या जितना 8 था उतना ही न्यूट्रॉन की संख्या 8 और वेट हो जाता था 16, ठीक है। सामान्य अवस्था में पदार्थ का प्रत्येक परमाणु सदैव विद्युतः उदासीन होता है, इसलिए कि प्रत्येक परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव ऋण आवेशित होता है, प्रोटॉन धन आवेशित होता है और दोनों की संख्याएं समान होती है, जिस वजह से प्रत्येक पदार्थ के परमाणु विद्युतः उदासीन होती है। वही चीज़ है, क्योंकि परमाणु में धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश समान होता है, ठीक है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स दीर्घवृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाती है ना। नेक्स्ट, अब इस इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बारे में पहले देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो है परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या और प्रोटॉन्स की संख्या जो होती है सो बराबर होती है, ठीक है ना, संख्या बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन्स ऋणात्मक यानी ऋण आवेश होती है, ठीक है ना, माइनस में उसका वैल्यू होता है। इसको हम e⁻- या -e से सूचित करते हैं, डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है सो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में सबसे हल्का और सबसे छोटा कण होता है, इसीलिए तो ये मुक्त में पाए जाते हैं और नाभिक से काफ़ी दूरी होता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और जो उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स वही बाह्यतम कक्षा तक इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं और बाह्यतम कक्षा में ही मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इसीलिए तो इलेक्ट्रॉन्स का ही प्रवाह होता है। इलेक्ट्रॉन्स प्रवाह के दर को ही विद्युत धारा कहते हैं, इसीलिए ये हमारे विद्युत धारा में इस इलेक्ट्रॉन्स का महत्वपूर्ण भूमिका है। इसीलिए ये चैप्टर थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ रहे हैं। परमाणु में त्यागने या ग्रहण करने का कार्य इलेक्ट्रॉन्स को ही करता है, इलेक्ट्रॉन्स ही करता है, इसलिए कि वो सबसे छोटा और सबसे हल्का होता है और बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स ही पाया जाता है। इसलिए त्यागना और ग्रहण करना इलेक्ट्रॉन्स का ही होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन चूँकि ये नाभिक में मौजूद होता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन्स का द्रव्यमान जो होता है सो 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम होता है, जो काफ़ी छोटा वैल्यू होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो 9.1 × 1/10⁻31 यानी इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.00031
0 और 9 1 इतना हो जाएगा, मतलब काफ़ी, यानी 0 के वैल्यू के बराबर हो गया है ना, 0 के समथिंग में हो गया। तो आइए थोड़ा सा इसको प्रोटॉन्स के कंपैरिजन करके देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 1/1840 गुना होता है। कहीं कहीं पे ये 1840 की जगह पे 1836 भी रहता है, कहीं पे 1845 भी रहता है। ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 1840, 1836, 1845 गुना होता है। इस तरह का कहीं कहीं रहता है, ठीक है ना, तो वही रेंज हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है, नाभिक के पास वाले इलेक्ट्रॉन के पास कम ऊर्जा स्तर होता है। जैसे ये हमारा परमाणु है और नाभिक है, और नाभिक के नज़दीक वाला ऑर्बिट का ऊर्जा स्तर लो होता है, क्योंकि नज़दीक में होता है कम ऊर्जा पे ही, लेकिन अधिक बल से खींचा हुआ होता है। और जैसे ही ऑर्बिट दूर जाता है, ऑर्बिट की संख्याएं बढ़ती है, यानी नाभिक से दूरी बढ़ते जाता है, तो एनर्जी लेवल जो होता है सो बढ़ते जाता है और नाभिकीय बल कम होते जाता है। यानी जो हमारे घर में जो भी मेंबर एक गार्जियन के करीबी हैं तो वो स्ट्रांग है, ठीक है ना। आज जो बाहरी है, मतलब जो भी घर के दरवाजे लांग के बाहर चल गया, यानी आवारगी करने लगा, तो वो तो तहलका मचा ही देता है। तो ठीक वही फंडा यहाँ पे भी है। परमाणु के नाभिक से जितना दूरी जो ऑर्बिट में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हो गए, जो एकदम फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो वही तो पूरे तहलका मचा दिया। जो इतना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी है वही मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के वजह से ही है, जो नाभिकीय बल से काफ़ी दूरी पे है, ठीक है ना। तो इसी के बारे में हम लोग पूरे इलेक्ट्रिसिटी में वही मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के बारे में ही स्टडी करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं आगे। जो इलेक्ट्रॉन्स का खोज जो है 1897 में अंग्रेजी भौतिक वैज्ञानिक जे थॉम्सन द्वारा कैथोड किरणों की जांच के दौरान खोजा गया था। इलेक्ट्रॉन्स का जो आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। याद रखने वाला पॉइंट है ये, और द्रव्यमान, ठीक है ना। अब जैसे क्वेश्चन, जैसे इसको हल्के में ले लेते हैं कि 1/1840 गुना क्या याद रखना जरूरी है, तो उसके लिए ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन की तुलना में कितना होता है। तो इसका क्या जवाब होगा, 1/1840 या 1/1836 भी कहीं रहता है, या 1/1845 भी रहता है, वह भाग के बराबर। ठीक है ना, तो इसका ये जवाब हो गया। तो ये भी पॉइंट इलेक्ट्रॉन्स का लगभग पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब आइए प्रोटॉन के बारे में देखते हैं। प्रोटॉन एक धनात्मक विद्युत आवेश युक्त मूलभूत कण है। कहने का मतलब प्रोटॉन आवेश युक्त है, न कि आवेश रहित। यानी प्रोटॉन भी कुछ न कुछ उसके पास आवेश होता है। यानी प्रोटॉन एक धन आवेशित मूलभूत कण है, धन आवेशित होता है, ठीक है ना। प्रोटॉन एक धन आवेश होता है, ठीक है। इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन्स को e⁻⁻ से सूचित करते हैं, तो प्रोटॉन को P द्वारा सूचित किया जाता है। प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन के साथ मौजूद होते हैं और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में होते हैं। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने 1896 ईस्वी में किया था। जिस समय टेस्ला ने रेडियो का आविष्कार कर रहे थे और लगभग उनके लैब में आग लग गया था 1895 में ही। और 1896 में तो वो भूकंप वाला जनरेटर खोज कर रहे थे,
है ना। प्रोटॉन का आवेश जो होता है सो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है, प्लस में होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है सो माइनस में होता है, ठीक है। और न्यूट्रॉन का आवेश 0 होता है, ठीक है ना, वो आवेशहीन होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है सो 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से लगभग 1845 गुना, कहीं 1836 होगा, कहीं 1840 गुना होता है, जो आगे हम कैलकुलेट करके हम बताएंगे कि कैसे होता है 1845। जैसे ही न्यूट्रॉन खत्म होगा तो उसके बाद हम बताते हैं। प्रोटॉन को सर्वप्रथम गोल्डस्टीन द्वारा हाइड्रोजन आयन के रूप में कब 1896 में देखा गया था, परंतु अर्नेस्ट रदरफोर्ड 1897 से 1920 द्वारा अन्य नाभिक के रूप से पहचाना गया। अब न्यूट्रॉन के बारे में देखते हैं। चलिए, थर्ड जो है सो हमारा न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रॉन एक आवेश रहित मूलभूत कण है। आवेश रहित यानी जो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ पाया जाता है। आवेश रहित यानी कहने का मतलब आवेशहीन, उस पर कोई आवेश नहीं है, जो कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ पाया जाता है न्यूट्रॉन, ठीक है ना। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक ही साथ परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। ये आवेशहीन होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। जेम्स चैडविक ने सन 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की थी, ठीक है। ये प्रत्येक परमाणु के नाभिक में पाया जाता है, केवल हाइड्रोजन को छोड़कर, ठीक है ना। हाइड्रोजन में नहीं पाया जाता है न्यूट्रॉन, ठीक है। इस पर कोई आवेश विद्यमान नहीं होता, ये आवेशहीन होता है। न्यूट्रॉन एक आवेश रहित मूलभूत कण है, यानी कि इसमें आवेश नहीं पाए जाते हैं। न्यूट्रॉन की खोज इलेक्ट्रॉन के खोज के लगभग 34 साल बाद खोज की गई थी। न्यूट्रॉन की खोज इलेक्ट्रॉन के खोज के बाद। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान समान होता है, जितना प्रोटॉन का उतना ही न्यूट्रॉन का, यानी न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है, प्रोटॉन धनात्मक होता है और न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है। अब चलिए इन तीनों में से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा देते हैं, फिर टेबल लिखाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे देख लेते हैं। वह परमाणु जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है वह पदार्थ या परमाणु ऋण आवेशित कहलाता है। यहाँ पे आप परमाणु लिख लीजिएगा, ठीक है ना। पदार्थ भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी परमाणु, यहाँ पे भी परमाणु, ठीक है ना, और यहाँ पे भी परमाणु, कोई दिक्कत नहीं है। वह परमाणु जिसमें इलेक्ट्रॉन त्याग किया जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन दे दिया गया तो वो धन आवेशित, यानी एक माइनस चला गया तो हमारे पास प्लस ही ना है ना, ठीक है। और दूसरे से हम माइनस ले लेंगे, निगेटिव ले लेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन से ग्रहण कर लेंगे तो हम तो निगेटिव चार्ज हो जाएंगे, यानी ऋण आवेशित, ठीक है। विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी जो है इलेक्ट्रॉन्स के गमन के कारण ही होता है, ये बनती है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स के कारण प्रवाहित होता है, इलेक्ट्रॉन्स गमन के कारण प्रवाहित होता है, इलेक्ट्रॉन्स के गमन के कारण विद्युत प्रवाहित होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का गमन प्रवाह नहीं होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन चूँकि वो परमाणु के नाभिक में होता है, इसलिए इसका गमन नहीं होता है, गमन प्रवाह नहीं होता है। और जो इलेक्ट्रॉन्स होता है जो बाह्यतम कक्षा में जो वो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो मौजूद होता है उसी का गमन होता है, ठीक है ना। अब कुछ ट्रिक है याद रखने के लिए, शॉर्ट ट्रिक है कि
इलेक्ट्रॉन्स का खोज किसने किया, प्रोटॉन का खोज किसने किया, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया, याद नहीं रह पाता है। तो उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है मेरे पास, वो शॉर्ट ट्रिक आप याद कर लीजिए कि ईंट पर नाच, ये शब्द याद रखना है, ईंट पर नाच। तो अब ईंट पर नाच से क्या होगा, ई से क्या होता है इलेक्ट्रॉन, और टॉ से थॉम्सन, यानी इलेक्ट्रॉन्स का जो खोज किए हैं थॉम्सन ने किए हैं। पर पी से प्रोटॉन, आर से रदरफोर्ड, यानी प्रोटॉन का जो है प्रोटॉन का खोज किसने किया, रदरफोर्ड ने, फाइनली रदरफोर्ड, लेकिन पहला गोल्डस्टीन थे, ठीक है ना। नाच, न्यूट्रॉन, यानी न्यूट्रॉन का खोज किसने किए, चैडविक ने, ठीक है। तो इसके बाद हम कुछ टेबल बनाते हैं, इसको आप लोग लिख लीजिए। चलिए देखते हैं, ये टेबल है, जितना भी पढ़े हैं अभी तक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसमें से जो वीवीआई पॉइंट है उसको टेबल में हम व्यक्त कर दिए हैं, जो एकदम इम्पोर्टेंट है, याद रखने के लिए है, ठीक ना, याद रखना एकदम ज़रूरी है इसको। तो देखते हैं, इलेक्ट्रॉन का प्रतीक क्या है, माइनस ई या ई के पावर माइनस। प्रोटॉन का प्रतीक क्या है, पी सिंबल। न्यूट्रॉन का प्रतीक क्या है, एन। प्रतीक का इंग्लिश होता है सिंबल, चिन्ह, ठीक है। आवेश का इंग्लिश होता है चार्ज, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज कितना आता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, यहाँ पे नहीं पूछा तो यानी +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। न्यूट्रॉन का चार्ज आवेशहीन होता है, कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, द्रव्यमान यानी मास, यहाँ पे इंग्लिश वर्ड होता है मास। इलेक्ट्रॉन्स का कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से हल्का होता है, यानी उससे भी कम वजन होता है। तो आप कहेंगे कि यहाँ 1.6 है, यहाँ 9.1 है, तो कैसे हल्का हो गया। यहाँ देखना 10⁻31 किलोग्राम है और ये 10⁻27 किलोग्राम है, तो ये इससे भी ज़्यादा कम वैल्यू हो गया, 31 माइनस में है, तो ये ज़्यादा हल्का होगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास जो होता है समान होता है, तो ये दोनों का 1.6 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। खोज देखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का खोज जो है सो ईंट पर नाच जे थॉम्सन 1897 में किया था। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने 1896 में, और उसके बाद ये जो है नाभिक का 1920 में खोज किए थे। जेम्स चैडविक, ईंट पर नाच, जेम्स चैडविक किसका, न्यूट्रॉन का, 1932 ईस्वी में। तो ये शॉर्ट टेबल है जो आप लोगों को याद रखने में सुविधा होगा, इसलिए ये टेबल ज़रूर ध्यान में रखें और इसे अपने नोटबुक पे ज़रूर नोट कर लें। इसके बाद एक और टेबल बनाते हैं जो रिलेटिव वैल्यू देखते हैं, रिलेटिव मास, रिलेटिव चार्ज। नेक्स्ट टेबल हमारे पास है, पार्टिकल दिया गया है, पार्टिकल वही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एब्सोल्यूट चार्ज जो आवेश मालूम है क्या होता है, प्रोटॉन का +1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। न्यूट्रॉन का आवेश 0 आवेशहीन। इलेक्ट्रॉन का आवेश -1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब क्या है, इस जो चार्ज है इसका रिलेटिव चार्ज निकालना है। तो रिलेटिव चार्ज कैसे निकालते हैं, जिस पार्टिकल का निकालना है उसको प्रोटॉन के चार्ज से भाग दे देंगे। जैसे अब प्रोटॉन का ही रिलेटिव चार्ज निकालना है तो इसके ही चार्ज एब्सोल्यूट चार्ज से इसके ही एब्सोल्यूट चार्ज से भाग देंगे, यानी इतना डिवाइड बाई इतना ही, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसका रिलेटिव चार्ज क्या है 1। नेक्स्ट देखते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का जो एब्सोल्यूट चार्ज है
उतना डिवाइड बाय प्रोटॉन का अब्सोल्यूट चार्ज, यानी 0 अपन इतना, यानी क्या हो जाएगा रिजल्ट 0। अगर इतना अपन 0 होता है तो क्या होता है, मैथ का नियम है इनडिफिनिट हो जाता है, ठीक है ना, इनफाइनाइट हो जाता है। लेकिन 0 अपन 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, यानी रिजल्ट क्या हो जाएगा 0, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का अब्सोल्यूट चार्ज इतना है और इसका रिलेटिव चार्ज निकालेंगे तो इतना डिवाइड बाय इतना, तो क्या हो जाएगा इतना डिवाइड बाय इतना -1, तो यहाँ पे क्या आ गया रिजल्ट -1। समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं अब्सोल्यूट मास दिया हुआ है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, किलोग्राम में करेंगे तो -27 हो जाएगा, चूँकि 1 ग्राम बराबर 1/1000 किलोग्राम होता है। तो उसको 1 अपन करेंगे तो 10⁻³ -3 और जुट जाएगा -3, यानी -27 हो जाएगा। इसका अगर रिलेटिव मास निकालेंगे तो इतना डिवाइड बाई इतना, अगर ग्राम में है तो ग्राम का ही वैल्यू डिवाइड करेंगे, अगर किलोग्राम है तो किलोग्राम का ही वैल्यू डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा इतना डिवाइड बाई इतना 1 हो जाएगा, तो रिलेटिव मास 1 हो गया, ठीक है। अब देखते हैं न्यूट्रॉन का एब्सोल्यूट मास है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब इसका रिलेटिव मास निकालेंगे तो इतना डिवाइड बाई इतना, चूँकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का एब्सोल्यूट मास जो होता है सो इक्वल ही होता है, तो इतना डिवाइड बाई इतना क्या हो जाएगा 1, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स का जो होता है एब्सोल्यूट मास 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। इसका अगर रिलेटिव मास निकालेंगे तो इसके प्रोटॉन के एब्सोल्यूट मास से भाग दे देंगे, तो इतना और इतना में भाग देंगे तो लगभग 0 होता है, जो कि 1836 जो बोल रहे हैं उसी को अब एक्सप्लेन करेंगे इसको और इसको भाग देके। तो आगे देखिए कि कैसे वो होता है। तो इससे पहले कुछ हम फार्मूला भी लिखा देते हैं। तो रिलेटिव चार्ज ऑफ पार्टिकल, जैसे रिलेटिव चार्ज निकाले, रिलेटिव मास निकाले, तो उसके बारे में देखते हैं। रिलेटिव चार्ज ऑफ पार्टिकल, जिस पार्टिकल का हमको रिलेटिव चार्ज निकालना है उसको क्या करेंगे एब्सोल्यूट चार्ज ऑफ पार्टिकल, उस पार्टिकल का एब्सोल्यूट चार्ज लिखेंगे और अपन में एब्सोल्यूट चार्ज ऑफ प्रोटॉन का एब्सोल्यूट चार्ज लिखेंगे, उसका आवेश लिखेंगे और भाग देंगे, जो रिजल्ट होगा वो रिलेटिव चार्ज आ जाएगा उस पार्टिकल का, ठीक है। नेक्स्ट फार्मूला रिलेटिव मास ऑफ पार्टिकल, मतलब जिस पार्टिकल का हमको रिलेटिव मास द्रव्यमान निकालना है तो एब्सोल्यूट मास ऑफ पार्टिकल, उस पार्टिकल का एब्सोल्यूट मास लिखेंगे अपन में एब्सोल्यूट मास ऑफ प्रोटॉन, और प्रोटॉन का एब्सोल्यूट मास लिखेंगे और जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा हमारा रिलेटिव मास ऑफ पार्टिकल। तो अब देखते हैं, जैसे एक क्वेश्चन दे दिया इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव चार्ज क्या होगा। चूँकि टेबल अगर देखिएगा तो टेबल में हम बना चुके हैं, लेकिन टेबल देखना नहीं है, वीडियो पॉज करके इसको इस फार्मूला बेस पे बनाना है। तो वीडियो पॉज करके आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो हम तो होल्ड नहीं कर सकते, होल्ड करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए, तो इलेक्ट्रॉन्स का रिलेटिव चार्ज निकालना, तो रिलेटिव चार्ज कौन सा है, रिलेटिव चार्ज ये फार्मूला, यानी क्या निकालना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है ना। तो रिलेटिव चार्ज ऑफ पार्टिकल, यानी ऑफ पार्टिकल, तो पार्टिकल का नाम यहाँ दिया हुआ है कौन सा, तो इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका निकालेंगे तो एब्सोल्यूट चार्ज ऑफ पार्टिकल, तो एब्सोल्यूट चार्ज ऑफ पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन्स का, तो एब्सोल्यूट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मान लिखेंगे। उसके बाद एब्सोल्यूट चार्ज ऑफ प्रोटॉन, तो एब्सोल्यूट चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो अब इसका वैल्यू लिखेंगे। तो क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स का,
-1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम अपन प्रोटॉन का क्या होता है +1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा -1 जो रिलेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपके पास, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास रहेगा न्यूट्रॉन का रिलेटिव चार्ज निकालने के लिए। न्यूट्रॉन का रिलेटिव चार्ज क्या होगा। वीडियो को होल्ड करके आप लोग बनाइए। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। न्यूट्रॉन का रिलेटिव चार्ज कह रहा है, यानी रिलेटिव चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है ना। तो इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। रिलेटिव चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन तो क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन पहले, एब्सोल्यूट चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन अपन एब्सोल्यूट चार्ज ऑफ प्रोटॉन। अब दोनों का मान पुट करेंगे, क्या हो जाएगा एब्सोल्यूट चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का एब्सोल्यूट आवेश क्या होता है, आवेशहीन होता है, जीरो होता है, ठीक है ना, वो उस पर कोई आवेश नहीं होता है। और प्रोटॉन का क्या होता है +1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन जीरो अगर अंश के रूप में हो तो क्या हो जाएगा, भागफल जीरो ही हो जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा आंसर, ठीक है। यानी रिलेटिव चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन जो है सो जीरो हो जाएगा। ठीक इसी तरह का आपके पास एक और लास्ट क्वेश्चन हम दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना, जो इसी टाइप का है क्वेश्चन। क्या है, इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास क्या होगा। इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास क्या होगा। आप लोग वीडियो को पॉज करके पहले बनाने की कोशिश करेंगे, फिर हम इसको बताएंगे, ठीक है ना। इसको आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए। फार्मूला हम लिखा देते हैं, इसके बाद बनाने की कोशिश कीजिए। रिलेटिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिलेटिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपन में एब्सोल्यूट मास ऑफ प्रोटॉन। दोनों का मान पुट करें और बनाने की कोशिश करें तो लगभग क्या हो जाएगा, ध्यान में लाइए। एब्सोल्यूट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन का एब्सोल्यूट मास जो होता है सो 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम।
किलोग्राम में करेंगे तो 28 में -3 और ऐड कर देंगे तो माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 31 हो जाएगा। तो फिर उसको भी हमको प्रोटॉन को भी किलोग्राम में लेना होगा। अगर उसको ग्राम में लिए तो इसको भी ग्राम में सेलेक्ट करेंगे। तो ग्राम वाला वैल्यू उस पर लिखिए, क्या होगा उसका ग्राम वाला वैल्यू 1.67 × 10⁻24 ग्राम। 1.67 × 10⁻27 ग्राम हो जाएगा। ठीक है ना, उसको 27 नहीं 24 होगा यहाँ पे। यहाँ ग्राम में अगर लिखते हैं तो यहाँ पे 24 हो जाएगा। और उसको भाग देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 9.1/1.67 इंटू ये दोनों को भाग देंगे तो ये ऊपर में प्लस में हो जाएगा, यानी -28 + 24 यानी -4 हो जाएगा, -4। ठीक है ना, इतना हो जाएगा। और इसको और सॉल्व करेंगे तो देखते हैं, इधर देखिए 91/167 यानी नीचे 100 और ऊपर 10, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा 10⁻⁻4 हो जाएगा। 10⁻⁻4 हो जाएगा। इधर 51 पे 167 × 10⁻, यानी 1 यानी 10⁻⁻3। इसको अगर कैलकुलेट अगर करेंगे तो लगभग क्या हो जाएगा इसको अगर कैलकुलेट अगर डायरेक्ट ऐसे नहीं, इसको यहीं पे कैलकुलेट आप लोग कर लीजिए, ये यहीं पे, तो लगभग ये हो जाएगा 5.44 × 10⁻⁻4 हो जाएगा। ठीक है ना, 5.44 × 10⁻⁻4 जो कि 1/1837 के बराबर आएगा। ठीक है ना, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो उतना आ जाएगा। और यही जो होता है कहीं 1837 होता है, 1836 रहता है, 1840 रहता है, 1845 भी होता है। तो यही रिलेटिव मास रहता है। ठीक है ना, तो आई होप कि आप लोगों को इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, पदार्थ, अणु, परमाणु अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, आज हम यहीं पे इस टॉपिक को स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर अगला इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई अदर टॉपिक उठाएंगे, उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।